दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र के साथ साथ प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था, क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में 1813 का आज्ञा पत्र। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था वो किस प्रकार आया और उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो सबसे पहले चर्चा इसकी करेंगे। तो अगर 1813 की बात की जाए आज्ञा पत्र की, तो कंपनी का जो आज्ञा पत्र होता था वह हर 20 साल में एक बार पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। तो 1813 से पहले 1793 ईस्वी में 1813 से पहले 1793 ईस्वी में कंपनी ने आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था 1793 का आज्ञा पत्र। 1793 का जो आज्ञा पत्र था उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स। रॉबर्ट विल्बरफोर्स ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स ग्रांट की एक मांग थी। तो चार्ल्स ग्रांट की मांग क्या थी कि जो आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाए और वहां से जो चर्चा के बाद पास हो, उसमें एक ऐसी धारा जोड़ दी जाए जिससे यूरोपीय ईसाई मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार प्रचार की खुली छूट हो। तो ये जो मांग थी वो चार्ल्स ग्रांट की थी। चार्ल्स ग्रांट की जो मांग थी वो ये कह रहे थे कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ी जाए जिससे जो ईसाई मिशनरी हो उनको भारत में जाने की और वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट हो। तो ये चार्ल्स ग्रांट की मांग थी और इसी का समर्थन करते हुए रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने भी मांग किया। जबकि इसी का एक ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य थे रेंडल जैक्सन। तो रेंडल जैक्सन ने क्या किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ये एक प्रस्ताव के समर्थन में थे और ये रेंडल जैक्सन जो थे उसी प्रस्ताव के विरोध में थे। प्रस्ताव यह था कि अब जो आज्ञा पत्र लाया जाए उसमें एक ऐसी धारा जोड़ी जाए जिससे जो ब्रिटिश या अन्य यूरोपीय जो ईसाई मिशनरी हो उनको भारत में आने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट हो। ऐसी धारा की मांग रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही सदस्य रेंडल जैक्सन उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। अब 1793 का जो आज्ञा पत्र था ये पेश किया गया और इस प्रस्ताव पर जो रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ने दिया था, इस प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।
इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में लगातार वहां इंग्लैंड में ही इस प्रस्ताव को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और अपनी मांग के लिए ये लोग निरंतर कार्यरत थे। अब इसके 20 वर्ष के बाद पुनः जब 1813 का जो आज्ञा पत्र है वह पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो फिर से यही प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस बार क्या होता है, जो चार्ल्स ग्रांट और रॉबर्ट विल्बरफोर्स का जो प्रस्ताव था उसमें अधिकांश जो सदस्य थे वो इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए। अधिकांश जो सदस्य थे इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि इस आज्ञा पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र में 3 धाराएं जोड़ी गई, 3 धाराएं जोड़ दी गई। और ये धाराएं कौन कौन सी थी, तो आइए देखते हैं। अगर पहली धारा की बात की जाए तो जो पहली धारा थी उसमें ये कहा गया कि किसी भी यूरोपीय देश के मिशनरियों को, किसी भी देश के मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की छूट होगी। ये पहली धारा जोड़ी गई रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट के मांग पे। ये पहली धारा 1893 का जो आज्ञा पत्र था उसमें ये जोड़ दिया गया। अब दूसरी जो धारा थी, दूसरी धारा इसमें जोड़ी गई। दूसरी धारा इसमें जोड़ी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये दूसरा पॉइंट जोड़ा गया कि कंपनी जहां जहां शासन कर रही है, जिस जिस क्षेत्र में शासन कर रही है, वहां पे जो शिक्षा का उत्तरदायित्व होगा वह कंपनी का होगा। और तीसरा जो धारा जोड़ा गया इसमें विवाद उसी पे था, इसी को कहा जाता है धारा 43। और मुख्य विवाद इसी पे था। तो धारा 43 था क्या कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। किस काम के लिए, तो इसमें कहा गया कि साहित्य के रखरखाव एवं विकास के लिए। फिर कहा गया कि भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए और जो कंपनी शासित क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए।
तो अब इस प्रकार से देखिए, मुख्य जो 1813 का आज्ञा पत्र था, उसमें 3 धाराएं जोड़ी गई। तीनों धाराओं में जो पहली धारा थी, वह किसी भी यूरोपीय देश के जो ईसाई मिशनरी होंगे उनको भारत आकर के अपने संस्कृत धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। और दूसरा ये हुआ कि जहाँ जहाँ कंपनी का शासन होगा वहाँ वहाँ अब कंपनी ही शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और तीसरा ये जो मुख्य था, धारा 43 इसी को कहा जाता है। और धारा 43 में यह जोड़ा गया कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अब दिया जाएगा, और जो साहित्य के रखरखाव एवं विकास के लिए, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए, कंपनी शासित क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए, ये 3 प्रमुख धाराएं इसमें जोड़ी गई। अब यहीं से भ्रांति शुरू हो गई। जब आप तीसरे पॉइंट पे आएंगे तो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, तीसरे पॉइंट पे जब आप आएंगे तो तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें है क्या कि साहित्य के रखरखाव। अब जो साहित्य है, इसमें जो विवाद हुआ वो साहित्य के रखरखाव, ये जो विवाद हुआ वो किस प्रकार हुआ। तो ये जो साहित्य है, साहित्य शब्द का मतलब क्या है। साहित्य ये भारतीय साहित्य होगा या ब्रिटिश साहित्य होगा, इस पे विवाद हो गया। दूसरा, जो भारतीय विद्वान हैं, जो भारतीय विद्वान हैं वो भारतीय साहित्य के विद्वान माने जाएंगे, जो भारत के साहित्य के विद्वान होंगे वो माने जाएंगे, या जो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हो वो माने जाएंगे, इस पे भी विवाद हो गया। और तीसरा जो था इसमें कि जो साहित्य का विकास की बात की गई, वो किस साहित्य के विकास की बात की गई, भारतीय साहित्य के विकास की बात की गई कि ब्रिटिश साहित्य या इंग्लैंड के साहित्य के विकास की बात की गई। तो इस पे जो था ये विवाद हो गया, इस पॉइंट पर इसको लेकर के विवाद पैदा हुआ। मतलब फिर से एक बार समझिए, साहित्य जो हो वो भारत की साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो, भारतीय विद्वान जो हो वो भारत के साहित्य के विद्वान हो कि ब्रिटिश साहित्य के विद्वान हो, इसको लेकर के एक विवाद पैदा हुआ। और उस विवाद के नाते ही ये जो धनराशि आई 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, वह अन्य मदों पर खर्च होता रहा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इसी विवाद के फलस्वरूप, इसी विवाद के फलस्वरूप 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ, जो विचारधारा का जन्म हुआ। अब ये जो 2 विचारधारा का जन्म हुआ, इसी को एक को कहा जाता है प्राच्य और दूसरे को कहा जाता है पाश्चात्य। अब ये जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ, इसको समझिए। तो इस विवाद का जो जन्म हुआ वास्तव में धारा 43 से हुआ। 1 लाख रुपया जो दिया जाता था उसी के का जो कि किस प्रकार साहित्य की व्याख्या किस प्रकार की जाए, भारतीय विद्वान की व्याख्या की जाए और किस साहित्य का विकास किया जाए, इस पे ही विवाद था। अब इस विवाद में जो प्राच्यवादी वर्ग आया, जो प्राच्य वर्ग था, वो कंपनी के जो थे वो अनुभवी अधिकारी थे, कंपनी के अनुभवी अधिकारी। ये क्या कहते थे कि जो भारतीय साहित्य, जो साहित्य का मतलब है वो भारतीय साहित्य होगा, भारतीय साहित्य होगा, और जो विद्वान का मतलब है वो भारतीय विद्वान होगा। ये कंपनी के ही जो अनुभवी अधिकारी थे उनका कहना था, और वो प्राच्य वर्ग से संबंधित थे। इनकी जो विचारधारा थी यह थी, साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य और विद्वान का मतलब भारतीय विद्वान। अब भारतीय साहित्य में हिंदी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, इससे ही ये लेते थे। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि भारत में भारतीय साहित्य
ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। फिर इन्होंने तीसरी बात कही कि कुछ लोग जो थे वह भारत के साथ साथ भारतीय साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे। देने के पक्ष में थे। अब जो पाश्चात्य वर्ग थे वो कौन थे? वो कंपनी के युवा अधिकारी थे। कंपनी के जो युवा अधिकारी थे वो इसमें थे। इनका क्या तर्क था और ये क्या कह रहे थे कि इनका कहने का मतलब था कि साहित्य का अर्थ जो है वो पाश्चात्य साहित्य से है। पाश्चात्य साहित्य से इसका अर्थ है, और जो विद्वान का अर्थ है वो इस पाश्चात्य साहित्य को जानने वाले विद्वानों से है। जानने वाले विद्वानों से है। अब इनका जो ये क्या चाहते थे, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा हो वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाए। जो शिक्षा हो वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाए। इनको पाश्चात्य साहित्य का ज्ञान कराया जाए। पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराया जाए। और कुछ कट्टरवादी थे जो ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते थे। ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते थे। अब फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि सबसे पहले 1813 का जो आज्ञा पत्र आया, उसके पहले 1793 का आज्ञा पत्र आया था। 1793 का आज्ञा पत्र जब पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था, तो उस समय रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट का एक प्रस्ताव था जिसको लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लंबी चर्चा होती है, लेकिन उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रस्ताव यह था कि किसी भी देश के ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्णतया छूट मिले। लेकिन 1793 के आज्ञा पत्र में इसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जब 20 वर्ष बाद 1813 में पुनः जो आज्ञा पत्र था वह पुनरावर्तन के लिए पेश किया जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट के उस प्रस्ताव को फिर से पेश किया जाता है और अधिकांश सदस्यों ने अब उस प्रस्ताव के समर्थन में बात की, जिससे वह प्रस्ताव अब पास कर लिया गया और तत्संबंधित 3 धाराएं उस 1813 के आज्ञा पत्र में जोड़ दी गई। पहली, अब किसी भी ईसाई मिशनरी को भारत आकर के धर्म का प्रचार प्रसार और शिक्षा देने की छूट होगी। दूसरा, ये कहा गया कि कंपनी अपने शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और तीसरा, यह कहा गया कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा जो साहित्य के रखरखाव एवं विकास पर, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन पर और कंपनी शासित क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। यहीं से जो साहित्य और भारतीय विद्वान शब्द आया, इसी शब्दों पर विवाद हो गया कि साहित्य शब्द से अर्थ क्या लिया जाए, भारतीय साहित्य से लिया जाए या ब्रिटिश साहित्य से लिया जाए। जो भारतीय विद्वान हैं वो भारतीय भाषाओं के विद्वान माने जाएं या जो ब्रिटिश साहित्य के विद्वान हो उनको माना जाए। इस प्रकार से 2 विचारधाराओं का जन्म होता है, एक प्राच्य वर्ग और दूसरा पाश्चात्य वर्ग। प्राच्य वर्ग के जो समर्थक थे उसमें कंपनी के अनुभवी अधिकारी थे और उनको ये लगता था कि भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वान जो
साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य, विद्वान का मतलब भारतीय विद्वान। और उसके बाद फिर कहा गया कि भारत में भारतीय साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ये प्राच्य वर्ग का मानना था। और कुछ भारतीय साहित्य की शिक्षा देने के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के भी समर्थक थे। जो दूसरा वर्ग था पाश्चात्य वर्ग, उसमें कंपनी के युवा अधिकारी थे और वो साहित्य को पाश्चात्य साहित्य का अर्थ में लेते थे और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना चाहते थे, पाश्चात्य साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना चाहते थे। कुछ कट्टरवादी जो थे अधिकारी, वो ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करना चाहते थे। तो इस प्रकार से दो विचारधाराओं का इसमें जन्म होता है। 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 के नाते, और यही प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। अब जब इसके आगे 1833 का जो आज्ञा पत्र आया, 1833 के आज्ञा पत्र में सबसे पहले अब 1833 का जो आज्ञा पत्र आया, 1833 का आज्ञा पत्र, ये 20 साल बाद, इसके पहले 1813 में आया था और अब 1833 में ये आज्ञा पत्र आ रहा है। यह भी कंपनी ने पेश किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इस प्रकार इसमें शिक्षा संबंधी कुछ धाराएं जोड़ी गई जो इस प्रकार थी। अगर पहली धारा की बात की जाए तो कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। पहला धारा जोड़ा गया। दूसरा इसमें जोड़ा गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में, यानी इसकी जो समिति होगी, एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में कानूनी जो रूप होगा उससे अवगत कराएगा। तीसरा इसमें जोड़ा गया, जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। 1 लाख को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। और जो चौथी बात आई कि कंपनी में नौकरी के लिए किसी भारतीय के साथ अब भेदभाव नहीं होगा। और लास्ट जो 5वीं धारा जोड़ी गई कि मिशनरियों को भारत आने की पूरी छूट, लेकिन भारतीयों के धर्म और भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 1833 का जो आज्ञा पत्र था उसमें शिक्षा से संबंधित 5 धाराएं कुल जोड़ी गई। जो पहली धारा थी वो ये कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। अन्य प्रांतों के जो गवर्नर होंगे कुछ मामलों में उसके अधीन होंगे। दूसरा ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो होगा उसकी काउंसिल में एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में कानून से अवगत करवाएगा।
और तीसरा ये कहा गया कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, अब वह बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी जाती है। और चौथा ये कहा गया कि कंपनी में नौकरी करने के लिए अब किसी भी भारतीय के साथ जात, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। और पांचवा ये कहा गया कि मिशनरियों को भारत आने की पूरी छूट होगी, लेकिन वह भारतीयों के भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से 1813 का आज्ञा पत्र, उसमें 3 धाराएं, उसके बाद 1 लाख रुपया जो धारा 43 में दिया गया, जिससे विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें 2 वर्ग बन के आते हैं, प्राच्य वर्ग, पाश्चात्य वर्ग। और फिर उसके बाद 1837 का आज्ञा पत्र। ये आज का क्लास में इतना हो गया। अब इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे कि मैकाले का विवरण पत्र, उसके बाद मैकाले आते हैं। मैकाले जो है वह 1813 की धारा में जो धारा 43 था उसकी व्याख्या करते हैं। तो मैकाले का विवरण पत्र होगा और निस्यंदन सिद्धांत की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।